हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले मैं वीडियो जो अपलोड कर चुकी हूँ वो है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, और विलियन जिसे कहते हैं सॉल्यूशन, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने अपलोड की है। तो इस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, रासायनिक बल गतिकी शब्द कहाँ से आया था, तो स्टार्ट यहीं से होता है। रासायनिक बल गतिकी में केमिकल मतलब शब्द जो है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होता है, और काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक शब्द जो है वो ग्रीक शब्द आया था। ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है काइनेसिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द था काइनेसिस, और वहां ग्रीक भाषा में काइनेसिस का मतलब होता है स्पीड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को देखने के लिए उन्होंने इसी शब्द को बना दिया काइनेटिक्स में, क्या इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड गति के बारे में पढ़ेंगे, वो कहलाएगा केमिकल काइनेटिक्स। जैसे देखिए होता क्या है, रासायनिक जो थर्मोडायनेमिक्स है ऊष्मा गति की, वो बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, मतलब अभिक्रिया संभव है या असंभव है। तो ये बताते हैं ऊष्मा गतिकी की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, संभव है या नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए ठीक है अभिक्रिया हो रही है, लेकिन अगर शब्द आए कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है, तो हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी को। मींस अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, कितना समय लग रहा है, तो ये हम पढ़ते हैं रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो जैसा कि परिभाषा मैंने आपको बता भी दिए हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग व क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, ठीक है। तो वही है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग, कितनी स्पीड से वो हो रही है, ठीक है, दर भी कह सकते हैं, और अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, उसकी क्रियाविधि किन स्टेप्स में हो रही है, वो क्रियाविधि कार्बनिक में भी पढ़ते हैं हम, है ना। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया का वेग क्या है, कितना समय उसमें लग रहा है अभिक्रिया होने में, तो उसे कहेंगे, उस शाखा को हम कहेंगे रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा मैंने एक फ्लो चार्ट से इसे दिखाया है, आप कैसे भी बना सकते हैं। रासायनिक बल गतिकी है, इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के बारे में, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर हैं, जैसे प्रकाश की उपस्थिति की क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, और अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसके अलावा भी बहुत से फैक्ट हैं जो हम रासायनिक बल गतिकी में पढ़ेंगे, जैसे कि वेग का नियम है, रेट लॉ पढ़ेंगे, और बहुत सी चीजें हमें भी पढ़ना है, संघट्य सिद्धांत। बट आप इतना कह सकते हैं, रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले विभिन्न कारक, ये कारक हैं, इन कारकों का प्रभाव हम पढ़ते हैं। कोई अभिक्रिया ताप बढ़ाएंगे तो कैसी होगी, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी, तेज होगी कि धीरे होगी। मतलब बात वही हो रही कि अभिक्रिया तेजी से हो रही है या धीरे हो रही है, मतलब उसके वेग, उसकी स्पीड के बारे में बात होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो वैसे भी तो अभिक्रिया के बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार से होते हैं। लेकिन क्योंकि रासायनिक बल गतिकी में हम गति की बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अभिक्रिया का जो प्रकार, हम अभिक्रिया को अलग अलग भागों में बांटेंगे, उसकी गति के अनुसार बांटेंगे कि अभिक्रिया अगर गति ज्यादा है, कम है, मीडियम है, तो कितने प्रकार की होगी। तो गति के अनुसार जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहली अभिक्रिया होती है तीव्र अभिक्रिया, जिन्हें इंग्लिश में फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होती है फास्ट रिएक्शन, देखिएगा,
वे अभिक्रियाएं जो तीव्र वेग से संपन्न होती हैं तथा जिनका वेग का मापन करना संभव नहीं होता वो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी ना जो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से होंगी और इतनी स्पीड से होंगी कि हम उसको क्या करेंगे, जैसे आपको पता है आप घड़ी से समय देखते हैं ना, कोई अभिक्रिया जैसे 2 मिनट में हो रही, 3 मिनट में हो रही, तो अगर मैं कहूँ कोई अभिक्रिया 0.00001 सेकेंड में हो तो क्या उसको आप माप सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास, अगर मैं जनरली आपके पास कहूँ तो आपके पास घड़ी है समय देखने के लिए कि अभिक्रिया कितनी देर में होगी। अगर मैंने बोला कि अभिक्रिया 0.00001 सेकेंड में हो रही है तो आप 0.001 सेकेंड कैसे मेजर करोगे? ठीक है, उसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत जल्दी हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी, वही मैंने आपसे बोला है 0.00001 सेकेंड समझ लीजिए, इतनी तेजी से होंगी वो अभिक्रियाएं होंगी तीव्र अभिक्रियाएं, या बहुत तीव्र कह सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रियाओं को वेग हम कभी माप ही नहीं सकते कि वो उनकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो तेजी से हो रही है तो इनको ताक्षणिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या ताक्षणिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो अब ये अभिक्रियाएं बहुत तेजी से हो रही हैं तो जल्दी हो जाएंगी, तो कम समय लगेगा, मतलब तीव्र वेग से होंगी तो जल्दी संपन्न हो जाएंगी। तो यह अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेती हैं, ये 10⁻⁻14 सेकेंड, मतलब समझ लीजिए 0.0000014 तक, ठीक है, इतना सेकेंड लेती हैं, बहुत कम समय इनमें लगता है, जल्दी हो जाती हैं अभिक्रिया, और इतनी फास्ट होती हैं कि हम इनका टाइम मेजर मापन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, केमिस्ट्री के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि होता है AgCl का क्या है, AgCl का अवक्षेप बनना। जैसे NaCl और AgNO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये Ag इस Cl से अभिक्रिया करेगा और बना देगा AgCl, और ये जो Na है वो इस NO3 से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा NO3। इसमें AgCl का PPT बनता है, प्रेसिपिटेट कहते हैं। आप जब प्रैक्टिकल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगी प्रेसिपिटेट। तो क्या होगा, जो बीकर होगा इस तरीके से देख लीजिए, तली में कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बॉटम में जो बीकर है उसके बॉटम में आपको दिखाई देगा AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है, अवक्षेप तली में जो बैठा रहता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन ऐसे ही है, NaOH की रिएक्शन HCl से करेंगे तो इसका Na और इसका Cl आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाएगा NaCl, और साथ में इसका H इस OH के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा H2। एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होता है, Na पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव। यह है आयनिक रिएक्शन। मैं आपको बता दूं कि तीव्र वेग से अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अधिकतर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं, जो आयन के रूप में होती हैं। तो ये जल्दी से टूटते रहते हैं और रीयूनिट फिर से जुड़ते रहते हैं, ठीक है, वो बहुत तेजी से होती है। तो Na पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव के साथ NaCl बनाएगा, इसका H पॉजिटिव इसके OH निगेटिव से जुड़ के H2O बनाएगा। तो ये आयनिक रिएक्शन है जो बहुत तीव्र से होती है। ऐसे जनरली आप समझ सकते हैं जैसे हवा चलती, बहुत तेजी का तूफान आता है, तो तूफान कितनी स्पीड से चल रहा है उसको मेजर करना इतना आसान नहीं है। वो तो खाली एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे तो मेजर कर लिया जाता है, लेकिन जैसे तूफान आ रहा है, बहुत तेज से हवा चल रही, तो हवा किस स्पीड से चल रही है उसको मेजर करना, मापन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो तीव्र वेग से हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार ये अभिक्रिया उससे भी ज्यादा तीव्र वेग से होती है। तो मैंने बता ही दिया इतना समय लगता है। तो नेक्स्ट अभिक्रियाएं हैं दूसरे प्रकार की, वो है औसत अभिक्रिया, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट नाम से लग रहा है मध्यम, जो ना तो बहुत तेज होंगी ना ही बहुत स्लो। तो वे अभिक्रियाएं जो मध्यम वेग से होती हैं तथा जिनके वेग का मापन करना संभव है, औसत अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो धीरे धीरे हो रही होंगी, बहुत धीरे भी नहीं, इस तरीके से हो रही होंगी, मतलब मध्यम वेग से हो रही होंगी कि उसको आप घड़ी से देख के समय से बता सकते हैं, जैसे 2 मिनट में हो रही, 1 मिनट में हो रही, 5 मिनट में हो रही या 15 मिनट में हो रही, उसको तो आप मेजर कर सकते हैं ना, घड़ी से देख सकते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती है जो मध्यम वेग से होंगी, जिसका टाइम हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने समय में हो रही हैं, या इनका वेग का मापन हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो औसत अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इनका समय क्या होगा, जब ये मध्यम वेग से हो रही हैं तो इनका भी सामान्य, इनका जो समय होता है अभिक्रिया के होने में, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय भी नहीं लगेगा, मध्यम समय लगेगा। जैसे हो सकता है 1 to 50 सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, मिनट में ही होगा, 1 to 50 मिनट,
मान के चलो कि 1 आवर्स या 2 आवर्स, ज्यादा नहीं, 2 आवर्स भी नहीं लगेगा, विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे में ये लगभग अभिक्रिया हो जाएगी। उसमें 10 मिनट में भी हो सकती है कुछ अभिक्रियाएं, 5 मिनट में भी हो सकते हैं, 50 मिनट में भी हो सकती है, मतलब वो अलग अलग कंडीशन है कौन सी अभिक्रिया है। तो मतलब जो भी अभिक्रिया होगी उसको आप माप सकते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इनमें एक सामान्य समय लगा जिसे आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का बहुत योगदान है इस रासायनिक बल गतिकी में। जिन अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि उनका स्पीड क्या है, कितने वेग से हो रही हैं, वो यही अभिक्रियाएं होती हैं जिनके बारे में पढ़ना है, औसत अभिक्रिया। ये औसत अभिक्रिया का योगदान कार्बनिक रसायन में भी रहता है। कोई भी रिएक्शन का, अभिक्रिया का अगर वेग निकालना है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो अलग अलग पदों में होती है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, है ना। कार्बनिक रसायन में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिज्म पढ़ी होगी, क्रियाविधि। तो कोई भी अभिक्रिया 2-3 पदों में होती है, तो वो पद जिसका वेग क्या होता है, मध्यम होता है, ठीक है, वहां पर स्लो लिख देते हैं, लेकिन स्लो का मतलब इसके लिए है वो, ठीक है। तो औसत, जो औसत वेग से होते हैं उन्हीं का वेग मेजर किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। तो रासायनिक बल गतिकी में इन अभिक्रियाओं का योगदान मेन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे N2O5, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है NO2 और O2 में। तो इसको हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है, इसको बैलेंस करके हमने लिखा है। आप बस ये भी लिख सकते हैं N2O5 हीट किए जाने पर, गर्म किए जाने पर NO2 और O2 में टूटता है। तो इसमें लिमिटेड समय लगता है, 2 to 5 मिनट में ये अभिक्रिया हो जाती है। जैसे C12H22O11 है, इसको स्टार्च कहते हैं, सॉरी स्टार्च नहीं, इसे कहते हैं सुक्रोज, ठीक है, गन्ने की शुगर, कुछ ऐसा लिखा रहता है, चीनी का फॉर्मूला है। जब इसको जल में घोला जाता है, मतलब पानी में घोला जाता है अम्लीय माध्यम, जैसे कोई अम्ल ले लेंगे, H पॉजिटिव वाला, HCl H2SO4, ज्यादातर H2SO4 यूज करते हैं, तो ये बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो ये अभिक्रिया भी एक मध्यम वेग से होती है और इसका समय हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ऐसे ये है C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, इथाइलिन, इसका जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो बनता है एथेन, एल्केन। तो ये अभिक्रिया भी मध्यम वेग से होती है। और लास्ट एग्जांपल है इथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल और बनता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। इस अभिक्रिया का वेग भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, एक सामान्य समय में ही होगी, ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा ना ही बहुत कम समय लगेगा, एक मीडियम समय में हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मिनट में ही हो अभिक्रिया, जो औसत अभिक्रिया है, मॉडरेट रिएक्शन है, ये सेकेंड में भी हो सकती है, बस हम उसे मेजर कर सकें। तो नेक्स्ट है मंद अभिक्रिया, जिसे कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। वेरी स्लो मतलब बहुत धीरे होंगी, कई साल लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, बहुत से दिन लग सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ी इरिटेशन वाली बात हो जाएगी, बहुत दिनों तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनका हम वेग या समय निर्धारित मतलब माप नहीं सकते। तो वे अभिक्रियाएं जो अति मंद वेग से होती हैं, जिनके वेग का मापन करना संभव नहीं होता, ठीक है। जब कई दिन कई महीने लगेंगे तो उसको मापन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, उसके लिए उठे तो रहेंगे नहीं कि हम महीनों तक उसको देखे रहे हैं ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, मंद अभिक्रिया। जनरली जो अलग अलग बुक्स में है कैटेगराइजेशन, इनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से है, लेकिन हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको फास्ट मतलब तीव्र, औसत और मंद अभिक्रिया में कैटेगराइज किया, वरना लिखे कुछ इस तरीके से रहते हैं। और जो हायर लेवल की बुक्स हैं उसमें एक तो फास्ट को वेरी फास्ट लिख देते हैं, और ये जो मंद अभिक्रिया है इसको वेरी स्लो, और जो औसत अभिक्रिया है उसको कभी कभी तो एवरेज ही लिखते हैं औसत, कभी कभी उसको मंद लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने अनुसार कीजिए। तो मंद अभिक्रिया वो है जो बहुत धीरे धीरे होती है, तो अत्यंत मंद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको समय कितना लगता है, इन अभिक्रियाओं के होने में कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, कई महीने लग सकते हैं, तो बहुत ज्यादा समय लेती है, तो इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं, अमापनीय है। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लोहे में जंग लगना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप इसका नोटिस करेंगे कि क्या आपने बाहर मान लीजिए कोई लोहा रख दिया, आयरन रख दिया, तो क्या दूसरे दिन, एक ही दिन की बात कर लें, दूसरे दिन अगर आप जाके उसको देखेंगे क्या उसमें रस्ट लग चुका होगा, जंग लग चुका होगा, नहीं, उसमें लगते हैं कई दिन, कई महीने लग जाएंगे उस लोहे में
जंग लगने में, चाहे वो नमी युक्त स्थान में भी हो। तो इतना जल्दी नहीं होता ये अभिक्रिया, बहुत समय लगाएंगी जंग लगने में, लंबी प्रक्रिया होती है, तो ये भी मंद अभिक्रिया के अंदर आएगा, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा H2O2 अभिक्रिया करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है, इसमें भी कई दिन लग जाते हैं, तो बहुत दिन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये भी अत्यंत मंद अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं लिखा है, जब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में तो मैं बताऊंगी कि उत्प्रेरक अगर ले लोगे तो अभिक्रिया थोड़ी जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी उत्प्रेरक नहीं लिखा है तो सामान्य वेग से होगी, और सामान्य वेग के अनुसार कहें तो H2O2 के निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये जो तीनों कंडीशन है ये सामान्य ताप सामान्य दाब पर होंगे, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इन तीनों में बदलाव करें, ताप में, दाब में, सांद्रता में, या फिर उत्प्रेरक उपस्थित कर दूं तो अभिक्रिया का वेग बदल जाएगा। तो अभी आपने सोचना है कि उत्प्रेरक नहीं है इन तीनों में, और ताप सामान्य ताप है, कमरे का ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और दाब भी सामान्य दाब है, ठीक है, और सांद्रता भी सामान्य आएगी। तो आज हमने पढ़ लिया है रासायनिक बलगतिकी का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी रासायनिक बलगतिकी भाग 2, इसमें हम पढ़ेंगे जो अभिक्रिया का वेग है उसकी परिभाषा, अभिक्रिया की दर की परिभाषा, और उसके जो प्रकार हैं, ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, औसत वेग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।